चलिए सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के अगले सेशन पे। जैसे रोज चल रहा था सेशन आपका, वैसे ही आज नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे उस सारे मुद्दों पे हम लोग आज बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले पहले अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये है क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विद अस। जितने भी लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है। और टॉप एजुकेटर मिलेंगे, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ग्रेट टेलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा और सभी कुछ आपको मिलेगा, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो अनअकैडमी के बारे में कुछ और बता देता हूँ, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूँ तो डेली लाइव क्लास मिलेगा, जैसे लाइव क्लास ले रहा हूँ वैसे ही लाइव क्लास मिलेगा। स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेंगे, जो कोर्स मिलेंगे वो स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलेंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास आपका होगा। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी होगा, मतलब प्रॉपर तरीके से आपका क्लास चलेंगे। डेली लाइव क्लासेज मिलेंगे, जैसे लाइव क्लास चल रहा है, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि टेस्ट और क्विज देके आप अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, जितनी बार आप टेस्ट देंगे अपने आप को इवेल्युएट करेंगे कि वाकई में पढ़ाई कितनी हो रही है, तो टेस्ट देते रहिए, लगातार टेस्ट देते रहिए। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, इसका मतलब ये होता है कि जो भी क्लासेज होंगे, सपोज लाइव क्लास नहीं भी कर पाते हैं तो वो जो लाइव क्लास होगा आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा और आप कभी भी चाहे उसको कितनी बार भी उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ये अनअकैडमी का ऐप है जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो जो लोग डाउनलोड ना किए हो वो लोग डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये मेरे बारे में है। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, मैं आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। और ये टेलीग्राम का लिंक है, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है। जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना होता है मैं इसी टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम को फॉलो करते रहिए, लगातार इस पे देखते रहिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं इस पे शेयर कर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे भी टेलीग्राम का लिंक होता है, सभी लोग आ जाइए जल्द से जल्द। सब्सक्रिप्शन के बारे में और भी बात करूं तो यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन में जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन है, ज्योग्राफी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, एनसीईआरटी की समरी का है, हिस्ट्री का है, ऑप्शनल कोर्स है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर है, इंडियन इकोनॉमी है, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी है, इंसराइटिंग कोर्स है। आप किसी भी सब्सक्रिप्शन लेके क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन देखिए, प्लस के सब्सक्रिप्शन है 6 महीने के, 12 महीने के, 24 महीने के और 36 महीने के। जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है 49,500 का है। ये कोड है PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा और 10% डिस्काउंट के बाद पे करना है 44,550 आपको पे करना होगा। इसको ध्यान से देखिएगा, कोड PJ01। दूसरा सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है, 1 ईयर का, 2 ईयर का और 3 ईयर का है। 1 ईयर का है 74,500, ये कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा और पे करना होगा 67,050 रुपये 1 ईयर का। और आपको पता है कि 14 फरवरी का वो दिन होगा, वो स्पेशल दिन है 14 फरवरी, जिस 14 फरवरी का आपको बेसब्री से इंतजार है और हमें भी इंतजार है, सभी को इंतजार है। 14 फरवरी का दिन स्पेशल होता है, सभी लोग जानते भी हैं। क्या होता है कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और मेरे हिसाब से तो 14 फरवरी का जो दिन है आप लोग के लिए अनअकैडमी का कॉम्बैट होगा, टेस्ट आपका होगा और टेस्ट तो ठीक है। हाँ, तो चाय आ गया है। ठीक है, अनअकैडमी का कॉम्बैट होगा और कॉम्बैट जो होगा उसमें जैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। तो रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो आपको कोड यूज करना पड़ेगा PJ01। ये कोड यूज करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं होंगे और आपके टेस्ट होंगे। इसलिए टेस्ट को लगातार देते रहिए। आप सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो, अधिक से अधिक बच्चे टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से ही आपको कंफर्म हो पाएगा कि वाकई में सच्चाई क्या है, तैयारी कैसी चल रही है। इसलिए टेस्ट लगातार दीजिए। और ये जो कॉम्बैट होगा हर अल्टरनेट संडे को होता है, जैसे इस बार 14 फरवरी को भी होगा, फिर 21 को ऑफ रहेगा, 28 को होगा फिर उसके बाद। तो टेस्ट देते रहिए, कोड यूज कर सकते हैं PJ01। 60 मिनट का टेस्ट होगा, ये 60 क्वेश्चंस होंगे, रिलेटिव स्कोरिंग होगा, हर अल्टरनेट संडे को टेस्ट होगा। और आपको कम से कम पता चलेगा कि वाकई में जो आप पढ़े हैं अभी तक, जो आपने पढ़ाई की है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि भाई अपने आप को जांचेंगे, इवेलुएट करेंगे कि वाकई में तैयारी अभी तक किए कितना है। अभी समय बचा हुआ है, टेस्ट आपका जो पेपर जून में है आपका, तो टेस्ट देते रहिए। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी और आपको प्राइज भी दिया जाएगा जिनका रैंकिंग अच्छा आएगा। और ये इसीलिए प्राइज दिया जाता है ताकि और भी बच्चे इससे मोटिवेट हों, इससे जुड़े, मतलब टेस्ट से जुड़े, क्योंकि टेस्ट लगातार देने से आपको अपनी कमियों का एहसास होगा। अभी समय बचा हुआ है, जून में पेपर होगा और टेस्ट लगातार आप सभी के सभी देते रहिए। तो 14 फरवरी को होगा, फिर 21 को नहीं होगा, फिर 28 फरवरी को होगा, दिन में 11 बजे होगा। और इनरोल जब करेंगे आपको, जैसे मैंने कहा कि रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कोड पूछेगा, PJ01 कोड यूज कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं देना होगा आपको। ठीक है, तो चलिए टेस्ट की आदत दीजिए, उस हिसाब से टेस्ट का जो पेपर बनाए जाएंगे सीनियर के द्वारा बनाए जाएंगे, सीनियर जो एजुकेटर होंगे उनके द्वारा बनाए जाएंगे, टॉप एजुकेटरों के द्वारा बनाए जाएंगे। और वैसे ही पेपर आपको देखने को मिलेंगे जैसे आपको यूपीएससी की परीक्षा में देखने को मिलता है।
देखिए, रैंक के बारे में अगर मैं बात करूं तो 1 से 3 जिनका रैंक रहेगा उसे कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर द टेन्योर और योर चॉइस के हिसाब से दिया जाएगा। रैंक 4 टू 10 आएगा तो 75% ऑफ है, 11 से 50 तक का 50% ऑफ है और अकाउंट से लेके 500 तक का 25% ऑफ है। तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और भी देखिए 12 तारीख वो दिन है और इत्तेफाक है कि आज 12 तारीख ही है, तो वो दिन है जिस दिन को बेसब्री से सभी लोगों को इंतजार था, क्योंकि 12 फरवरी है आज और 14 फरवरी को टेस्ट भी है। तो ये देखिए 12 फरवरी का दिन है 2022 को, जिसको पेपर देना हो 1 ईयर का जो बैच ज्वाइन करना हो, तो देखिए यहाँ पे बाइलिंगुअल बैच भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। बाइलिंगुअल का मतलब यही होता है, ठीक है। और जिनको 2 साल का बैच ज्वाइन करना हो, 2 ईयर का बैच हो, बाइलिंगुअल भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, 2023 के लिए बैच है, वो भी देख लीजिए। और एनसीईआरटी के भी बैच है, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का बैच है, ये बाइलिंगुअल में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और कहीं पे भी बैच ज्वाइन करने के पहले कोड यूज कर सकते हैं PJ01। तो चलिए हम बात करते हैं उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भयानक बाढ़ आई है। सभी लोग जानते भी हैं उत्तराखंड में ये घटनाएं घटित हुई है अभी 7 फरवरी को। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं आखिर कारण क्या था। इसके पहले केदारनाथ में हमने त्रासदी देखा होगा। आखिर ये सब चीजें क्यों होती है बार बार। मैं बार बार कहता हूं कि प्रकृति के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो प्रकृति भी आपको बख्शने वाली नहीं है, प्रकृति भी आपके साथ छेड़छाड़ करेगी। तो सबसे पहले उत्तराखंड की बात आई तो उत्तराखंड के सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सीएम कौन है वहां के उत्तराखंड के, आपके राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के, और वर्तमान में अभी हाल ही में बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन की कोई सीएम किसी बिटिया को बनाया गया है जो बनी थी, उनका नाम भी कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए। और उत्तराखंड की बात आई तो उत्तराखंड के इस वर्तमान में कितनी लोकसभा की सीटें हैं और वहां की विधानसभा की कितनी सीटें हैं, कमेंट करके पहले आप लोग मुझे इतना बताइए, ठीक है। तो बाकी मैं सब बताता हूं कि 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से भयानक बाढ़ आई है, जिसके चलते ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में काम करने वाले लगभग 150 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपको पता है कि उत्तराखंड जो जगह है, उत्तराखंड हसीन वादियां हैं उत्तराखंड में, और उत्तराखंड का बेसिकली जो रेवेन्यू जनरेट करने का सबसे बड़ा जो माध्यम है सरकार का, वो है पर्यटन, वो है टूरिज्म, पर्यटन जिसे कहते हैं आम भाषा में। और ये पर्यटन ही जो है उत्तराखंड में जो आय का सबसे बड़ा स्रोत भी है। और जैसे मैंने कहा कि जब 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली जिले में बेसिकली ये पड़ता है, ग्लेशियर टूटा है जो, तो वो वहां से भयानक जब बाढ़ आई, और बाढ़ का कोई स्वरूप नहीं होता है, वो अपने साथ किसको बहावा के ले जाती है उसका कोई भी स्वरूप नहीं होता है, ठीक है। उस पर रोक लगाना बड़ा कठिन हो जाता है कभी कभी। और आपको पता है कि जब केदारनाथ की त्रासदी भी हुई थी तो सबसे पहले हमारी सेना के जवान जितने भी थे सबसे फ्रंट पे आकर खेले थे, क्योंकि केदारनाथ की जो त्रासदी हुई थी वो त्रासदी कहीं ना कहीं उसमें मानो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करता है। वो घटनाएं घटित हुई थी, उसमें तो मूवियां भी बनी है केदारनाथ पे। तो वही मैंने कहा कि जब ग्लेशियर टूटा उसके बाद भयानक बाढ़ आई, और इस बाढ़ के आने से न जाने कितने लोग लापता भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि बाकी कहाँ चले गए किसी को कुछ पता ही नहीं अभी। और जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट चल रहा था और जो एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट चल रहा था, उस प्रोजेक्ट पे ये बताया जा रहा है कि कम से कम 150 लोग उस प्रोजेक्ट से लापता हो गए। फिलहाल राहत व बचाव कार्य जारी है। मन क्योंकि कोई भी घटना घटित होती है इसके पीछे एक नहीं अनेक कारण होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा भी। 7 फरवरी को जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में एक ग्लेशियर टूट गया था और इसके बाद अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी में हिमस्खलन और बाढ़ के कारण जो बाढ़ आया, उसके बाद भारी तबाही हुई। और इस तबाही का स्वरूप जो है आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी वो स्वरूप होगा, क्या होगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्ट जो चल रहा था, प्रोजेक्ट से इतने लोग लापता भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड होते हैं। क्योंकि जो भी कोई प्रोजेक्ट में काम करता है तो वो व्यक्ति तो कम से कम रजिस्टर्ड रहेगा कि इस कंपनी में काम करता है। लेकिन जो सोचिए कि जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जैसे कोरोना महामारी आई तो सरकार के पास कोई ऐसा डेटा नहीं था कि कितने लोग बाहर जाके दूसरे राज्यों में काम करते हैं, कोई डेटा था ही नहीं सरकार के पास कि आखिर कितनी बसें भेजें, कितनी ट्रेनें भेजें, जैसे कोरोना महामारी में हुआ। वैसे ही मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आपका बाढ़ आया तो जैसे मैंने कहा कि एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है या ऋषि गंगा जो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, इस प्रोजेक्ट में कितने लोग काम कर रहे हैं, ये तो चलो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा इनका, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी दिहाड़ी मजदूरी कर रहे होंगे वो। तो ऐसा ये बताया जा रहा है, ये सरकारी तंत्र है, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। आपको पता है कि उत्तराखंड में जो इंडस्ट्रियल एरिया की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में बेसिकली इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां तो खैर वहां पे नहीं लगी है, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि वह आय का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो है रेवेन्यू जनरेट करने, जो माध्यम है वो है पर्यटन।
टूरिज्म होती है, वहाँ पे पर्यटन होता है, लोग आते हैं, घूमते हैं, पैसा मिलता है सरकार को और वही रेवेन्यू जनरेट करने का सबसे बड़ा माध्यम भी है। और अगर मैं इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूँ तो वो आपका हरिद्वार जो जगह है, हरिद्वार, ऋषिकेश, थोड़ा-मोड़ा ऋषिकेश मैं कह सकता हूँ, लेकिन हरिद्वार मेन है, बाकी सेलाक्यू है और भी विकास नगर है, कुछ जगह है ऐसे हैं। चलिए और आगे बात बात करते हैं कि इस घटना में कई लोगों की मृत्यु भी हुई और बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और लापता जो लोग बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि वो लोग तो रजिस्टर्ड थे, बाकी लोग अनरजिस्टर्ड ही थे, क्योंकि कुछ लोग दिहाड़ी मजदूरी पे भी काम करते हैं। वहां पे कंडीशन ऐसा है कि इतने दुर्गम पहाड़ी एरियाज हैं और जितने पहाड़ी एरियाज हैं वहां के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा रोल अदा भी करते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे चाइना के बॉर्डर आप देखेंगे, वो ऐसे बहुत सारे ऐसे रोड जगह पे है जहाँ पे बहुत कम लोग वहां पे रहते भी हैं और वो कहीं न कहीं एक वॉरियर की तरह, हमारे योद्धा की तरह वहाँ पर रहकर हम लोग की सुरक्षा भी करते हैं। इसके अलावा ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जैसे मैंने कहा अभी। और वर्तमान में एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, आईटीबीपी, इंडियन इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स जो है आपका, भारतीय सेना की टीमें राहत और बचाव कार्य कर भी रही है। ठीक है। और इस घटना की पूरी जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम उत्तराखंड भेजी जा रही है और अब सभी लोग को पता है कि जब विशेषज्ञों की टीम जाएगी उसके बाद वो रिपोर्ट तैयार करेगी कि आखिर क्या कारण थे। तो यही सब चीजें हैं उत्तराखंड के बारे में, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। प्रकृति के साथ मैं बार बार कहता हूं कि छिड़काव कोई भी करेगा, छेड़छाड़ करेगा तो प्रकृति भी आपको बख्शने वाली नहीं है। तो चलिए ये सब चीजें हुई, तो ये देख सकते हैं स्वरूप कैसा था बाढ़ का। चलिए अगला जो बात कर रहा हूं कि दूसरा जो टॉपिक है आपका, बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए, निजीकरण के लिए आरबीआई के साथ काम करेगी केंद्र सरकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि बैंकों का बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हाँ, आप हमको कमेंट करके बताइए। और वैसे भी सरकार हर चीज को प्राइवेट कर रही है और बहुत सारे बैंकों का मर्जिंग भी हुआ है, बहुत सारे बैंकों का विलय भी हुआ है अगर मैं कहूँ तो। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है और डिप्टी गवर्नर कौन है और आरबीआई का हेड ऑफिस कहां पर है और आरबीआई किस एक्ट के थ्रू जो आरबीआई का गठन किया गया था, कमेंट करके आप सभी लोग मुझे बताइए। आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है, सभी लोग जानते भी हैं इस बात को कि बैंकों के बैंक जो है आरबीआई होता है। गवर्नर कौन है? शशिकांत दास साहब हैं। और डिप्टी गवर्नर कम से कम आप लोग बताइए मुझे। तो अभी जैसे मैंने कहा कि सरकार का जो लक्ष्य है कि अभी देख रहे हैं कि हर चीजों को प्राइवेट करने पे आतुर है और अभी बैंकों का विलय भी, बहुत सारे बैंकों का विलय किया गया है। नेशनलाइज जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं अब उनकी संख्या भी घटकर कम हो गई है पहले जितने थे उसकी तुलना में। जैसे मैं कहूँ कि यूनियन बैंक जो बैंक है, मान लीजिए ए यूनियन बैंक है, इसमें दो बैंकों का विलय, मान लीजिए बी और सी कोई बैंक है, इन दोनों का विलय यूनियन बैंक में कर दिया गया है, यानी कि तीन बैंक एक साथ हो गए। तो ऐसे ही करके वर्तमान में अब सिर्फ 12 ही बैंकें बची हुई हैं और सरकार उसके लक्ष्य को भी कम अभी करना चाहती है। क्यों ऐसा है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि बैंकों के निजीकरण के लिए आरबीआई के साथ केंद्र सरकार जो काम कर रही है आखिर इसका क्या लक्ष्य है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री जिनका नाम है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने मुंबई में व्यापार जगत के नेताओं के साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसे सीए कहते हैं, कर पेशेवरों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर बैंकों के निजीकरण की योजना पर कार्य कर रही है। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने कहा, एक मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में कहा। और उन्होंने, आपने देखा होगा कि उसमें जिक्र भी किया था, अपने बजट सत्र में भी जिक्र किया था, क्योंकि मैं बताया भी था आप लोगों को कि 1 फरवरी को बजट पेश होता है, इसकी पूरी कहानी बता चुका हूं आप लोगों को। और जो बजट है 1 फरवरी के बारे में ये भी बताया था कि मैंने कि बजट 1 फरवरी को आखिर क्यों पेश किया जाता है। तो उस समय ये भी बताया था कि 1999 के जो पहले जो बजट पेश किया जाता था वो फरवरी के आखिरी महीने में किया जाता था, शाम को 5 बजे किया जाता था। फिर 1999 के बाद ये हुआ, 99 के बाद ये हुआ, 1 मिनट रुक जाइए बेटा। 1999 के बाद ये हुआ कि जो बजट का टाइमिंग था महीने के आखिरी दिन ही था, लेकिन समय जो था वो 11 बजे, दिन 5 बजे सुबह शाम से लेके दिन में 11 बजे कर दिया गया था। ये सभी लोग ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1999 के पहले जो बजट पेश होता था वो महीने के आखिरी दिन यानी फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था, यानी कि शाम को 5 बजे। ये ध्यान से पढ़िएगा इस बात को, कई बार पेपर में पूछा गया है। और 99 के बाद जो बजट पेश किया जाता था वो महीने के आखिरी दिन ही था, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फरवरी का आखिरी दिन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट था। तो वो शाम को जो 5 बजे पेश होता था वो दिन में कर दिया गया 11 बजे। बस यही हुआ। लेकिन जैसे ही मोदी जी 2014 में आते हैं, पूर्ण बहुमत के साथ आते हैं, उन्होंने कहा कि जो बजट पेश होगा 2016 से, अब वो 1 फरवरी को यानी महीने के आखिरी दिन पेश नहीं होगा, महीने के पहले दिन पेश होगा, इसलिए 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। ये बजट की पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ।
और आपने देखा होगा कि दिन वही था, मॉर्निंग में ही बजट पेश होता है, हलवा सम्मेलन के बाद होता है। और इस बार का जो बजट पेश किया गया वो पेपरलेस बजट था, क्योंकि उसमें पेपर का यूज नहीं किया गया। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक ऐप भी जनरेट किया, एक जारी किया, उस ऐप का नाम आप लोग हमको बताइए। चलिए कमेंट करिए, बताइए। कमेंट कीजिए और तुरंत बताइए आप सभी के सभी। तुरंत कमेंट कीजिए और बताइए मुझे। कमेंट कीजिए और बताइए तुरंत। तो जैसे मैंने कहा कि सभी लोगों के साथ जब मुंबई में मीटिंग हुआ था, व्यापार जगत के नेता भी थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे और पेशवर भी थे, वो उनको सभी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में वो जो है रिजर्व बैंक जो है केंद्र सरकार के साथ मिलकर बैंकों के निजीकरण के लिए पर कार्य करेगी। और वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021 की पेश करते हुए हाल ही में 2 बैंकों के निजीकरण के बारे में घोषणा भी किया है, जब उन्होंने बजट पेश किया है 1 फरवरी को। और यह घोषणा केंद्र सरकार की विनिवेश योजना के तहत की गई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि बजट में कितने बैंकों का उन्होंने निजीकरण के बारे में घोषणा किया है। तो 2 बैंकों को निजीकरण करने की घोषणा किया था और यह घोषणा जो है केंद्र की विनिवेश योजना के तहत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लेकिन बैंक यूनियनों ने इस योजना का विरोध किया, क्योंकि हर बैंकों का यूनियन होता है और जाहिर सी बात है, आप जब प्राइवेटाइजेशन करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बैंक वही है, बस वर्ते ये है कि ए जो बैंक है उसमें बी और सी को मर्जिंग कर दिया गया है, एम्प्लॉय भी वही है। तो जितने भी बैंक यूनियन है उन्होंने इसका विरोध किया है। और बैंकों का निजीकरण क्यों कर रही है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें हम लोग। सरकार का आखिर क्या मंशा है कि बार बार जो बैंकों का निजीकरण कर रही है। केंद्र सरकार राज्य के आधे से अधिक बैंकों के निजीकरण की योजना बना रही है। ठीक है, अभी वर्तमान में जैसे मैंने कहा कि अ, अच्छा, कमेंट करके आप मुझे बताइए कि सबसे बड़ा बैंक कौन है, राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा ऐसा बैंक है जो सबसे बड़ा है। कमेंट करके बताइए, पहला और दूसरा कम से कम बताइए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे। और इस समय वर्तमान में बैंकों की संख्या कितनी है, कितने ऐसे बैंक है जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसे नेशनलाइज बैंक कहते हैं। कमेंट कीजिए और बताइए आप लोग। तो सरकार की जो मंशा है, आखिर निजीकरण करने का क्या उद्देश्य है, जो मैं बात कर रहा हूं, तो केंद्र सरकार जो है राज्य के आधे से अधिक बैंकों के निजीकरण की योजना बना रही है। जैसे मैंने कहा कि 1 दर्जन अभी बचे हुए हैं और केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले ऋणदाताओं की संख्या को 5 तक कम करने के लिए कार्य कर रही है। और वर्तमान में भारत में 12 सरकारी स्वामित्व वाले बैंक है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा आप लोगों से। और वर्ष 2019 में सरकार ने 10 सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों का विलय 4 बड़े बैंकों में कर दिया। यानी कि जितने भी बैंक थे उनको, आप जैसे मैंने कहा कि ए जो बैंक है उसमें बी और सी को मर्जिंग कर दिया गया। तो पहले जितने बैंक थे 2019 के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अब उनकी संख्या घट के जो है 12 हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे बैंकों का एक दूसरे में मर्जिंग कर दिया गया है। जैसे उदाहरण दो मैं दूं, यूनियन बैंक का 2 बैंकों का यूनियन बैंक में विलय कर दिया गया है। तो सरकार का यही लक्ष्य है, देखते हैं आगे क्या होता है। और भी देखिए, निजीकरण के क्या लाभ होंगे जो सरकार कहना चाहती है कि यह खराब ऋण और गैर निष्पादित संपत्तियों, जिसे एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, के मुद्दों को संबोधित करने में मदद करेगा। यह बेहतर वित्तीय प्रदर्शन सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा। यह निजीकरण सरकार की देनदारियों को भी कम करेगा और यह राजकोषीय घाटे को कम करने में भी सहायक होगा, ऐसा सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि बैंकों का जब हम निजीकरण करेंगे तो निजीकरण के ये हमारे लाभ होंगे, जैसे एनपीए जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, उन मुद्दों को संबोधित करने में यह मदद मिलेगा। यह बेहतर वित्तीय प्रदर्शन सुनिश्चित करने में मदद करेगा। यह निजीकरण सरकार की देनदारियों को कम करने में मदद करेगा और यह राजकोषीय घाटे को कम करने में भी सहायक होगा, ऐसा सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, निजीकरण के क्या क्या लाभ है जो सरकार अपने पैरामीटर में बताने की कोशिश कर रही है। और भी देखिए, निजीकरण के क्या लाभ है। निजीकरण लंबे समय में राजस्व प्राप्तियों द्वारा राजस्व व्यय का वित्त पोषण करेगा। और नुकसान क्या क्या है, थोड़ा सा ये देख लीजिए निजीकरण के। हालांकि समावेशी बैंकिंग के विचार को कमजोर करने के लिए निजीकरण की योजना की आलोचना की जाती है, कि समावेशी जो बैंकिंग होंगे उनके विचार को कमजोर करने के लिए निजीकरण की योजना की आलोचना की जाती है। और समावेशी बैंकिंग बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान मार्गदर्शक सिद्धांत था। इसके अलावा सरकार जो है ग्रामीण और गरीब वर्गों को कम लागत वाली वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में कठिनाइयों का सामना करेंगी। ठीक है, क्योंकि निजी क्षेत्र के बैंक सरकार की सामाजिक जिम्मेदारियों को साझा नहीं करते हैं। ये सभी लोग इस बात को अच्छे से जानते होंगे। यही सरकार, ये सबसे ज्यादा नुकसान निजीकरण होने से ये होगा। तो आपके प्लस पॉइंट क्या है और जो माइनस पॉइंट क्या है, इसको दोनों ध्यान से देखिएगा कि आखिर सरकार जो है जो लक्ष्य रख रही है कि भाई हम बैंकों का निजीकरण करना चाहते हैं, आखिर उसका उद्देश्य क्या है।
उसका प्लस पॉइंट क्या है, उसका माइनस एस्पेक्ट क्या है, और दोनों के बीच का जो भी है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अपने भी विचार दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। अगला है कि समग्र शिक्षा द्वारा जो तीसरा टॉपिक जो है, वित्त पोषित स्कूलों का नाम नेताजी के नाम पर रखा जाएगा। तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, आखिर ये समग्र शिक्षा क्या है। और जैसे मैंने कहा भी था कि हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नाम जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब जयंती मनाई गई इस बार 23 जनवरी को, तो मैंने आपसे कहा भी था कि हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा गया है। नेताजी, तो कमेंट करके आप पहले नेताजी के बारे में मुझे बताइए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, और उनको नेताजी की जो उपाधि दी थी, जैसे मान लीजिए किसी को, जैसे इस बार के बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि लोक नायक किसे कहते हैं। हर आदमी की एक पदवी होती है, और किसे लोक मान्य कहते हैं। ये कमेंट करके थोड़ा हमको बताइए आप लोग कि लोक नायक कौन है और लोक मान्य कौन है। तो ये क्वेश्चन इस बार के बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है, और लोकमान्य जो है बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। जैसे बारदौली की महिलाओं के द्वारा पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो जिसे पूरा आप लोग पढ़ते हैं, तो सरदार की जो उपाधि दी थी वो बारदौली की महिलाओं ने दिया था। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि नेताजी की जो पदवी दी गई है सुभाष चंद्र बोस जी की, उनके नाम क्या कि नेताजी का संबोधन किसने किया था, कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए। जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और गुमनामी बाबा जो आपके फैजाबाद में दिखाई देते थे, अयोध्या में कहा जाता है कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस जी थे। और आप लोगों को पता भी होगा कि सरकार जो है अगले साल बंगाल में चुनाव भी है, तो इसको भी देखते हुए बहुत सारी योजनाओं का नामकरण किया जा रहा है, और इन सब चीज़ों को भी ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं समग्र शिक्षा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि समग्र शिक्षा द्वारा वित्त पोषित जितने भी स्कूलें हैं उन स्कूलों का नाम अब नेताजी के नाम पर रखा जाएगा। कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि नेताजी का नाम, जो नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था। शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त पोषित स्कूलों और छात्रावासों का नाम जो होगा, जितने भी वित्त पोषित स्कूल हैं और जितने भी छात्रावास हैं, उनका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। वैसे भी सरकार आजकल देख रहे हैं कि हर चीजों के नामकरण, नाम चेंज करने पे आतुर हुई है। और नाम, जैसे मैंने कहा कि जैसे कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और तो और जैसे मैंने कहा कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। खैर, इलाहाबाद अमरूदी का, अमरुद जो होते हैं उसका नाम सरकार बदल कर क्या करना चाहती है, सरकार खुद बताएंगे। खैर, तो समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त पोषित स्कूलों और छात्रावासों का जो नाम है अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। इस योजना का नाम बदलने से दुर्गम क्षेत्रों में इन आवासीय स्कूलों और छात्रावासों की सुविधा के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद मिलेगी। यानी कि जो भी दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं, जहां दुर्गम है, जहां पर अभी भी, जैसे मैंने कहा उत्तराखंड का मैं एग्जांपल दूं, तो इतने दुर्गम दुर्गम इलाके हैं वहां पर कि बच्चे जो है इतने दूर दूर तक पढ़ने जाते हैं, वो भी आज के जमाने में, कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आप देखे होंगे कि यूपी और बिहार के कुछ ऐसे स्कूल आपको दिखाई देंगे, सरकारी स्कूल, जिसके मतलब वहां पे जो अभी स्कूल का कंडीशन है, हालांकि बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो प्रोग्रेसिव है वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो अभी भी उसी धर्रे पे चल रहे हैं, कुछ ऐसी जगह है, खास करके यूपी और बिहार की मैं एग्जांपल करूं क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है ये। आज भी स्कूल का कंडीशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो पंखा लटक रहा होगा स्कूल में, वो भी कितने साल पुराना होगा। वो शायद मुझे लगता है कि 3-4 पीढ़ी पुराने ही पंखे होंगे वो। ठीक है, तो ये सच्चाई है, इसको आप लोग खुद जानते होंगे क्योंकि आप लोग भी किसी न किसी ग्रामीण परिवेश से जरूर होंगे। तो इस योजना का जो नाम बदलने से दुर्गम क्षेत्रों में इन आवासीय स्कूलों और छात्रावासों की सुविधा के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद मिलेगी, और यह जो है इन स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उच्च मार्गों को प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करेगी। पहाड़ी जितने भी इलाके हैं, बच्चे दूर दूर तक कैसे नदी पार करके जाते हैं, कैसे कैसे वो समस्याओं को झेलते हुए पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इस चीजों से लगता है कि भाई अगर नामकरण चेंज हो जाएगा तो ये सब चीजें भी, वित्तीय जो फंड है, जो मदद है, वो सब दिया जाएगा इन स्कूलों को। इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। समग्र शिक्षा, और भी देखिए, यह स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है, इंटीग्रेटेड योजना है, और यह योजना प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक केंद्रित है। ठीक है, यानी कि समग्र शिक्षा जो योजना है वो प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक के लिए केंद्रित है, और यह योजना स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर, कोई भी लेवल आपका है, सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करती है। और इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान, एसएससी जिसे कहते हैं, शिक्षक शिक्षा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसे 3 योजनाओं को समाहित करने के बाद शुरू किया गया था। यानी कि इस योजना में 3 योजनाओं को समीकरण इंटीग्रेटेड किया गया है, समाहित किया गया है, जिसमें कहा मैंने कि सर्व शिक्षा अभियान है, शिक्षक शिक्षा है,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है और जैसी 3 योजनाओं को समाहित करने के बाद इसे शुरू किया गया है। तो इसको ध्यान से आप पढ़िएगा कि समग्र शिक्षा योजना का आखिर मतलब क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि यह स्कूली शिक्षा के लिए एक इंटीग्रेटेड योजना है, एकीकृत योजना है। यह योजना जो है प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक केंद्रित है। यह योजना स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करती है और इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसी 3 योजनाओं को समाहित करने के बाद शुरू किया गया था। तो इसको ध्यान से आप पढ़िएगा, पेपर में कई सारे क्वेश्चन इससे आपको देखने को जरूर मिलेंगे। पहले इसको देख लीजिए आप लोग, समग्र शिक्षा योजना के बारे में। समग्र शिक्षा योजना के बारे में आप देख लीजिए पहले। कमेंट कीजिए और बताइए सभी के सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह योजना शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर सुधार पर जोर देती है। ठीक है, कि यह योजना जो है शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर जोर देती है, क्योंकि प्रौद्योगिकी आजकल टेक्नोलॉजी का सारा खेल है और टेक्नोलॉजी पर अगर जो पीछे हट गया वो दिक्कत आ जाएगा। इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस समय के साथ नहीं बदलेगा उसको भी समस्याओं का सामना जरूर करेंगे। इसके अलावा इस योजना के तहत शिक्षा मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहाड़ी इलाकों में आवासीय विद्यालय और छात्रावास खोलने और चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यानी कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है, कमेंट करके आप बताइए इस समय देश के शिक्षा मंत्री कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए कि एजुकेशनल मिनिस्टर कौन है। जैसे मैंने कहा कि यह योजना जो है शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर सुधार पर जोर देती है और इसके अलावा इस योजना के तहत शिक्षा मंत्रालय जो होगा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहाड़ी इलाकों में आवासीय विद्यालय और छात्रावास खोलने और चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और यह उन बच्चों के लिए छोटे और कम आबादी वाले क्षेत्रों में स्कूल और आवासीय खोलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिन्हें आश्रय और देखभाल की आवश्यकता होती है। यानी कि जो भी दुर्गम इलाके हैं, जो छोटे छोटे इलाके हैं, जो कम आबादी वाले जो क्षेत्र हैं, उन इलाकों में स्कूल खोलने पर या आवासीय खोलने पर, मतलब आवासीय जो खोलने के लिए वित्तीय सहायता जो पेमेंट किया था, जो फंड होता है वो फंड रिलीज करेगा जिन्हें आश्रय और देखभाल की आवश्यकता होती है। तो ये इस योजना का बेनिफिट दिखाई देगा, ऐसा लगता है कि इसीलिए समग्र योजना जो है उसी के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। स्कूलों का जो नाम होगा नेताजी के नाम पर रखा भी जाएगा। यहां तक पहले आप लोग देख लीजिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आवासीय सुविधाएं के बारे में देख लीजिए क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। प्रवासी और बाल श्रमिकों से बचाए गए बच्चों को योजना के तहत आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जो भी बच्चे प्रवासी होंगे या बाल श्रमिक होंगे, उनसे बचाए गए जो भी बच्चे होंगे उन सभी बच्चों को क्या किया जाएगा, योजना के तहत आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाती है और यह उन बच्चों को भी प्रदान की जाती है जो अपने परिवारों से अलग हो गए हैं और जो व्यस्त सुरक्षा के बिना है।
ठीक है। अब तक इस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 383 आवासीय स्कूलों, 680 छात्रावासों सहित कुल 1063 आवासीय सुविधाओं को मंजूरी दी गई है। किस योजना के तहत आवासीय सुविधाएं दी गई है? समग्र शिक्षा के तहत। कौशल प्रशिक्षण के बारे में बात कर लेते हैं कि इस योजना के तहत बच्चों को विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण, चिकित्सा देखभाल, शारीरिक आत्मरक्षा, सामुदायिक भागीदारी और मासिक वजीफा भी प्रदान किया जाता है। यानी कि जो कौशल प्रशिक्षण की अगर मैं बात करूं तो इस योजना है समग्र शिक्षा, उसके द्वारा बच्चों को विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, चिकित्सकीय देखभाल की जाती है, शारीरिक आत्मरक्षा किया जाता है और सामुदायिक भागीदारी और मासिक वजीफा भी प्रदान किया जाता है। तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका राज्यसभा से रिलेटेड है। राज्यसभा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 पारित किया है। और तो हमसे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही मैं पूछूंगा कि राज्यसभा ने अगर जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन संशोधन विधेयक जो है 2021 पारित किया है, आखिर ये विधेयक क्यों लाया गया, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए राज्यसभा के सभापति इस समय वर्तमान में कौन है? ठीक है, और देश के उपराष्ट्रपति इस समय कौन है, ये भी कमेंट करके आप बताइए। और तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि लोकसभा बड़ी होती है या राज्यसभा बड़ी होती है? चलिए मैं इसको पॉइंट में करके दे देता हूं कि लोकसभा इज ग्रेटर देन राज्यसभा, दूसरा राज्यसभा इज ग्रेटर देन लोकसभा, और तीसरा मैं अगर दे दूं लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा। तो आप बताइए सबसे ऊंचा सदन किसे कहते हैं? 3 क्वेश्चन, तीनों का आंसर दीजिए आप सभी तीनों क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान से दीजिए जल्दी जल्दी। कमेंट करो, जल्दी बताओ आप सभी के सभी। कमेंट कीजिए और सभी लोग बताइए मुझे। चलिए कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए आप सभी के सभी कि राज्यसभा उच्च सदन होता है कि लोकसभा होता है? तो राज्यसभा ने जैसे मैंने कहा कि जम्मू और कश्मीर जो पुनर्गठन संशोधन जो विधेयक है 2021 पारित कर दिया। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जम्मू और कश्मीर जो है, आपको पता होगा कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, जहां पर विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ आपके जम्मू और कश्मीर में विधानसभा है, लद्दाख में विधानसभा नहीं है। जम्मू और कश्मीर के जो इस समय उपराज्यपाल हैं जिनका नाम है मनोज सिन्हा, और जो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं उसका कमेंट करके आप लोग जवाब मुझे दीजिएगा। जम्मू कश्मीर का बेसिकली अगर मैं देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटी है, सभी लोग जानते हैं 35 से धारा 370। और जम्मू कश्मीर में जैसे मैंने कहा कि वहाँ के जो युवा थे, जो यूथ था वहाँ पर, जिनको पथ भ्रमित किया जाता था, क्योंकि वहाँ पर आयकर जो रेवेन्यू की अगर बात की जाए जम्मू और कश्मीर, जो भारत का स्विट्जरलैंड जिसे कहते हैं कश्मीर को, तो उस हसीनवादियों में न जाने कितने अराजक तत्व थे। उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं भी चला रही है इस समय, क्योंकि उनको पथ भ्रमित किया जाता था। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जहां पर प्रॉस्पेरिटी रहेगी, समृद्धि रहेगा, वहीं पर कुछ हो सकता है, वहां के लोग भी खुश रहेंगे। वहां का मेन जो बिजनेस है, टूरिज्म का बिजनेस है, लोग घूमने जाते हैं वहां पर, और जो आय का सबसे बड़ा स्रोत भी है। अगर लोग वहां पे घूमने जाएंगे तो लोगों को भी रोजगार जो मिलेगा, वहां के लोकल लोगों को ही रोजगार मिलेगा, जिससे उनके जीवन में जीविकोपार्जन जो करेंगे उसी के आधार पर वो कर सकते हैं। तो सरकार ने जैसे मैंने कहा कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश डिसाइड कर दिया था। और राज्यों की संख्या और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए कि भारत में इस समय वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। कमेंट करके पहले ये बता दीजिए मुझे। तो बाकी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि राज्यसभा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है, और यह 2021 के जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश की जगह लेगा।
यानी कि ये जो विधेयक आया है वो विधेयक जो है 2021 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश की जगह लेगा, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे आईएएस कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस जिसे कहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज कहते हैं, और भारतीय वन सेवा जिसे आईएफएस कहते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज कहते हैं, कि जम्मू और कश्मीर के कैडर जो होंगे, जो बच्चे सेलेक्ट होकर जाएंगे, उनको अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडेट के साथ मिला दिया था। ठीक है। और राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करने के लिए पिछले महीने अध्यादेश को लागू किया था। तो आपको पता है कि अध्यादेश आता है, तो अध्यादेश को लागू कर दिया था पिछले महीने ही, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा जो अध्यादेश को लागू कर दिया गया था। यहां तक किसी कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जिनका नाम है जी किशन रेड्डी ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में जम्मू और कश्मीर में तेजी से विकास हुआ है। मैंने कहा भी आप लोगों से कि अभी आपने देखा हो कि यूनाइटेड नेशन की कुछ टीमें आई थी, वहां पे गई थी, बहुत सारे देशों के लोग गए थे जम्मू और कश्मीर में दौरा करने भी अक्टूबर के महीने में, और दौरा किया, वहां के लोगों के बारे में जाना, उसके बाद रिपोर्ट लगाया। और जम्मू कश्मीर आज वाकई में जो जो उसकी प्रगति में जो अवरोधक तत्व थे, उन तत्वों को पहले समाप्त किया गया। बोला अवरोधक तत्व तो प्रशांत, जो आज तक समस्याएं खड़ी करते थे। और जब भी कहीं पर भी अगर रोजगार मिलेगा तो लोकल लोगों को ही रोजगार मिलेगा, जो आय का सबसे बड़ा स्रोत। मैंने कहा कि वहां पर टूरिज्म है, पर्यटन है, लोग घूमने जाते हैं। लोग घूमने किस लिए जाते हैं? वहां पैसे का मुंह थोड़े करेंगे जो घूमने जाएगा। ठीक है। तो जी किशन रेड्डी साहब जो है हमारे देश के गृह राज्य मंत्री हैं, जैसे मोदी 1.0 में आपके राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, और जो आपके गृह राज्य मंत्री उस समय जो थे वो थे कौन? जो इस समय देश के खेल मंत्री हैं, नाम ना बताइएगा आप लोग, किरण रिजिजू। और इस समय गृह राज्य मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। तो किरण रिजिजू सर इस समय खेल मंत्री जी हैं, और राजनाथ सिंह जी इस समय देश के रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। तो रेड्डी साहब ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में जम्मू और कश्मीर में तेजी से विकास हुआ है, और उन्होंने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए क्रांतिकारी और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। और उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए थे, मजे की बात है, जो अभी नवंबर दिसंबर में जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव हुए थे, उन चुनाव जो आयोजित किए गए थे उसमें 98%, सोचिए 98% मतदाताओं ने हिस्सा लिया है, अपने मत का प्रयोग किया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, 98%। और आप देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि वोट देने का सभी को अधिकार है, वोट दीजिए आप सभी के सभी, और सभी स्टूडेंट वोट दीजिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो, मत देना आपका अधिकार है। अगर जो सामने वाला व्यक्ति जो है, जिसको आप लगता है कि ये उस लायक नहीं है, तो नोटा का भी ऑप्शन है, वो भी आप दबा सकते हैं, लेकिन अपने मत का उपयोग कीजिए। चाहे मेरा मत हो, चाहे आपका मत हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री का, सभी का वोट बराबर है। गांव के विकास के लिए मनरेगा के तहत 1000 करोड़ प्रदान किए गए। मनरेगा योजना के बेसिकली मैं आपको बता दूं कि पहले ये नरेगा योजना की तरह जानी जाती थी, बाद में ये मनरेगा हुई। और मनरेगा योजना जो है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के साधन है, मनरेगा योजना के थ्रू ही दिए जाते हैं। कोई कमेंट करके बता सकता है कि मनरेगा योजना के तहत जो है अब जो है दिहाड़ी मजदूरी प्रतिदिन कितना दिया जाता है? क्योंकि मनरेगा बेसिकली, जैसे पहले जनधन खाता जब नहीं था, तो उस समय मनरेगा योजना में जो भी पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते थे 2009 के बाद, उस सब के सब पहले जो खाते में, जो पहले की अगर मैं बात करूं, तो आपको डायरेक्ट जो है प्रधान के द्वारा पैसे दिए जाते थे, इन हैंड दिए जाते थे। लेकिन बाद में जब खाता खुला, आज़ादी के इतने सालों बाद लोगों के पास खाता नहीं था, खाता खुला, तो सरकार ने आधार कार्ड भी लगता है उसमें, पासबुक भी लगता है, तो जो भी पैसा आप देना होता है वो किसी प्रधान के थ्रू नहीं देना होता था, सीधे सरकार जो है अकाउंट में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके अकाउंट में जो भी मनरेगा लाभार्थी होते हैं उनको अकाउंट में दे दिया जाता है। कमेंट करके आप बताइए कि एक दिन की कितनी मजदूरी दैनिक मिलती है? प्लीज कमेंट बताइए आप सभी के सभी। तो गांव के विकास के लिए मनरेगा के तहत 1000 करोड़ प्रदान किए गए हैं, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और भी देखिए मनरेगा योजना, उन्होंने कहा कि कश्मीर को दिसंबर 2022 तक ट्रेन से जोड़ा जाएगा। सोचिए, कश्मीर को जोड़ दिया जाएगा, ट्रेन से जोड़ा जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा है। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल, सबसे ऊंचा, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल, चिनाब पुल जो है अगले साल पूरा हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर में एलिवेटेड लाइट रेल सिस्टम को 4 साल में पूरा किया जाएगा। यानी कि जो जम्मू कश्मीर है, उस जम्मू कश्मीर में एलिवेटेड लाइट रेल सिस्टम जो है, उस सिस्टम को 4 साल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांव सहित जम्मू कश्मीर में 100% विद्युतीकरण हासिल किया गया है, और 2022 तक सभी के लिए पाइप द्वारा पानी प्रदान किया जाएगा, ऐसा भी उनके द्वारा कहा गया है। और आजकल तो देख ही रहे हैं, सरकार जो है वो पानी जो है हर घर तक पहुंचाने का काम कर रही है, शुद्ध पेयजल।
हर घर नल योजना आप लोगों ने सुना भी होगा। तो उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांव सहित जम्मू कश्मीर में 100% विद्युतीकरण हासिल किया गया है और 2022 तक सभी के लिए पाइप द्वारा पानी प्रदान किया जाएगा। और दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेल पुल है जिसका नाम है चिनाब पुल, अगले साल तक पूरा हो जाएगा और जम्मू कश्मीर में एलिवेटेड लाइट जो रेल सिस्टम को 4 साल में पूरा कर लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जम्मू और कश्मीर के लिए, जो देश का हमारा सरताज है जम्मू और कश्मीर, जो सर के ऊपर है, ठीक है, सबसे ऊपर है जम्मू और कश्मीर। इस बात को ध्यान से पढ़िएगा। और ये वहां के लोगों के लिए, सभी के लिए, क्योंकि हम लोग भी घूमने जाते हैं, सभी लोग दर्शन करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, इस सभी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और देखिए अगला जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश के बारे में है। जम्मू और कश्मीर तो खैर मैं आप लोग को बता दिया, उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी करेगा। थोड़ा हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये क्या है, उत्तर प्रदेश में आखिर क्या है कि लैंड होल्डिंग की पहचान की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम जो हैं उनका नाम बताइए क्या है, कौन है उत्तर प्रदेश के सीएम। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, कमेंट करके आप लोग सभी लोग बताइए, कमेंट कीजिए और बताइए। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, 21 करोड़ के आसपास जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं 80 है, राज्यसभा की सीटें हैं 31 है, विधानसभा की 404 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 101 सीटें हैं, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में विधान परिषदें भी हैं। ये भी कमेंट करके आप मुझे बताइए कि किस किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है। आपके देश के गृह मंत्री, आपके देश के रक्षा मंत्री, आपके देश के राष्ट्रपति, आपके देश के इस समय देश के जो हमारे प्रधानमंत्री का जो लोकसभा क्षेत्र है, विपक्ष के भी क्षेत्र भी जो है वो सब यूपी ही है। और कोई भी नेता जाता है तो यूपी के रास्ते से होकर ही गुजरता है केंद्र की राजनीति में। तो उत्तर प्रदेश का वैसे भी स्लोगन है कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। और इस समय जो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है जिनका नाम है आनंदीबेन पटेल जी, वो पूर्व गुजरात की सीएम भी रह चुकी हैं और आपके देश की, आपके मध्य प्रदेश की भी इस समय राज्यपाल हैं। दो राज्यपाल का पद इन्होंने कार्यभार संभाला है, दो राज्यों का, क्योंकि वहां पर लालजी टंडन साहब थे, उनकी डेथ हो गई तो उनका भी कार्यभार इनको ही सौंपा गया है। आनंदीबेन पटेल गुजरात की जो आपके वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। और जो हमारे देश के यूपी के जो सीएम है जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ जी, जो गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से जाते हैं। और आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं, क्योंकि पहले वो एमपी हुआ करते थे, आज वो सीएम हैं, आप मुझे बताइए कि वो विधानसभा से गए हैं कि विधान परिषद से गए हैं। मेन क्वेश्चन मेरा यही था, कमेंट करके प्लीज आप बताइए। फिर मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं कि आखिर ये लैंड होल्डिंग की पहचान क्यों की जा रही है। विधानसभा से गए हैं कि विधान परिषद से गए हैं। विधानसभा में आप सभी जानते हैं कि डायरेक्ट जनता वोट देती है, जनता के द्वारा दिया जाता है। विधान परिषद में आप समझते ही हैं, आप विधानसभा को वोट देते हैं कि विधान परिषद को देते हैं, कमेंट करके आप बताइए ये किसके थ्रू गए हैं, विधानसभा या विधान परिषद। कमेंट कीजिए और जल्दी जल्दी बताइए, आप सभी सभी कमेंट कीजिए। बताइए आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आप सभी सभी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, जैसे मैंने कहा कि 7 फरवरी 2020 को, इसी 7 फरवरी को 16 अंकों का एक यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की है।
अब 16 अंकों का जो यूनिकोड होगा, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड है, कमेंट करके बताइए कितने डिजिट का होता है आधार कार्ड आपका। जो आधार कार्ड का जो नंबर होता है ऐसे लिखा होता है ना, ऐसे ही कुछ लिखा होता है, कुछ लिखा होता है, कितने डिजिट का होता है आधार कार्ड, कमेंट करिए। तो वैसे ही 16 अंकों का यूनिकोड जारी करेगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जारी किया जाएगा। और ये किसके लिए होगा? बेसिकली लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए कि जो भी भूमि है, क्या वह आवासीय भूमि है, क्या वो खेती की भूमि है, या जो भी भूमि होगी वो किस श्रेणी के अंदर, वाणिज्यिक भूमि आ रही है कि आवासीय भूमि आ रही है या कृषि योग्य भूमि है। उस भूमि की पहचान करने के लिए सरकार जो है, वो लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए सरकार जो है 16 अंकों का यूनिकोड जारी करेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, जिसका स्लोगन है उत्तर प्रदेश सरकार का। ठीक है, तो चलिए हम इसी के बारे में चर्चा कर भी लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 फरवरी 2020 को 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की है। किसने किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। और इस यूनिकोड का उपयोग जो होगा राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? जितने भी राज्य में जितने भी लैंड होल्डिंग है उनको चिन्हित करने के लिए सरकार के द्वारा 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया जाएगा। अब ये यूनिकोड बेसिकली होगा क्या आखिर इस यूनिकोड से? तो भूमि के लिए यूनिकोड संख्या में 16 अंक होंगे। जैसे आधार कार्ड के आपके अंक होते हैं, वैसे ही 16 अंक प्रदान किए जाएंगे, हर व्यक्ति का इंडिविजुअल दिया जाएगा। जैसे आधार कार्ड का नंबर हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, जैसे बैंक पासबुक का नंबर हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, वैसे ही 16 अंकों का अंक होंगे। और पहले 6 अंक जो होंगे वो भूमि की जनसंख्या पर आधारित होंगे। पहले के 6, बचे कितने? 10। और अगले 4 अंक भूमि की विशिष्ट पहचान निर्धारित करेंगे। और 11 से लेकर 14 तक के जो अंक भूमि के विभाजनों की संख्या होगी। और अंत में 2 जो बचेंगे अंक, उनमें श्रेणी के संबंध में विवरण होगा, किसको कितना मिला है। यहां पर अंतिम 2 अंकों की मदद से भूमि की श्रेणी अर्थात आवासीय है कि कृषि वाली भूमि है या वाणिज्यिक जो भूमि है उसकी पहचान की जा सकती है। यानी कि टोटल के बारे में ध्यान से पढ़िएगा। टोटल 16 है, जिसमें मैंने कहा कि जो आपके 4 जो 16 में से जैसे कहा कि शुरू के जो 6 वाले होंगे 1 से लेकर 6 तक, वो भूमि की जनसंख्या पर आधारित होते हैं। और अगला जो 4 जो बचेगा 6 से लेकर 10 तक वाला, वो विशिष्ट पहचान निर्धारित करेंगे। और 11 से 14 जो होंगे अंक भूमि के विभाजनों की संख्या होगी। और अंत में जो 2 अंक बचेंगे श्रेणी के संबंध में विवरण होगा। और अंतिम 2 अंकों की मदद से भूमि की श्रेणी अर्थात आवासीय भूमि है या कृषि योग्य भूमि है या वाणिज्यिक भूमि है, उसकी पहचान की जा सकती है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। यूनिकोड संख्या के बारे में कितने डिजिट दिए जाएंगे, कितनी वो संख्याएं होंगी, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। यूनिकोड संख्या का महत्व क्या है? यूनिकोड की शुरुआत के साथ राज्य में जमीन के हर टुकड़े की अपनी एक अलग पहचान होगी। ठीक है, कि भैया राज्य में जितनी भी जमीन है, ये जमीन है, मान लीजिए ये जमीन है, हर का यूनिकोड अलग अलग होगा। तो हर टुकड़े की अपनी अलग अलग पहचान होगी। और यूनिकोड जो होगा भूमि विवाद के मामलों की जांच करने में मदद करेगा। वैसे भी यार मैं कहता हूं ना कि अगर ब्यूरोक्रेट्स की सही तैयारी करनी हो ना, अगर असली ब्यूरोक्रेट्स की आग लगानी हो अपने दिल में, तो बेटा तहसील थोड़ा घूम लिया करो। तहसील मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वहां पे वो चीजें आपको देखने को मिलेगा जो जीवन में कहीं नहीं मिला आपको। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? मैं बार बार कहता हूँ युवाओं से, यूथ से कहता हूँ, बच्चों से कहता हूँ कि एथिक्स अच्छी बात है, एथिक्स नैतिकता रखिए। आप जैसे पढ़े लिखे लोग वहां पर जाते हैं, कहीं पर भी ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, हर डिपार्टमेंट में आप लोग जैसे बच्चे जाते हैं, और वहां पर जाके उस चीजों को देखो कि वाकई में व्यक्ति कितना परेशान होता है। ये कागज का जो खेल है, कहीं कागज ही तो नहीं है। इसलिए अपने कलम की ताकत को समझो। अभी यूपी पीसीएस की भी वैकेंसी आई है, उसको भी आप लोग भरिए। मैक्सिमम जितना अधिक से बच्चे भरें उसको, पेपर दें अपना, और ईमानदारी से लग जाओ। सीट बहुत बढ़ेगा, चुनाव का समय है अगले साल, और सीटें बहुत बढ़ेंगी, इसलिए लग जाइए अभी सभी के सभी। एक मूवी है कागज, जिसको जरूर देखिएगा आप सभी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, उसको देखिए। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप वाकई में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसा भी होता है। उस पिक्चर में ये दिखाया गया कि एक जीवित व्यक्ति है, उसको कागज में खत्म कर देते हैं सब, और वो उसकी लड़ाई लड़ता है कि मैं जिंदा हूं। उसको देखिए आप सभी के सभी, मैं बार बार कहता हूं इस बात को। कागज, जिसमें आपके कालीन भैया ने वर्क किया है, मिर्जापुर वाले जो कालीन भैया हैं, तिवारी जी, अच्छे एक्टर हैं।
उसको देखिए आप लोग और अपने दिल के आग को बढ़ाइए। यूपीएससी वो है, यूपीएससी एक सिविल सर्विसेज है, सिविल सेवा है और इस सेवा को सेवा ही रहने दीजिए। सेवा का मतलब होता है जनता की सेवा करना। लेकिन कुछ करप्ट लोग हैं और मैं बार-बार कहता हूँ कि वो लोग भी हम लोग के बीच से ही गुज़र रहे हैं। ठीक है? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, बड़ी उम्मीद से लोग आते हैं आपके पास। तो पढ़ाई कीजिए, मन से कीजिए और इसलिए ना पढ़िए कि यूपीएससी पास कर लेंगे, डीएम बन जाएँगे, एसपी बन जाएँगे, बहुत लोग बन गए हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ लीक से हट कर काम कीजिए तब फ़र्क पड़ेगा आपको। ठीक है? खैर एक सजेशन था, बाकी आप लोगों को मानना नहीं मानना आपको है। तो राज्य में जो होगा यूनिकोड जो डिसाइड होगा भूमि विवाद के मामलों की जांच करने में मदद करेगा और लोगों को धोखेबाजों के जाल में फंसने से भी बचाएगा। और यूनिकोड जो होगा उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। यानी कि जो यूनिकोड होगा वो उत्तर प्रदेश का जो राजस्व विभाग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, उसके द्वारा जारी किया जाएगा। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछेगा भी। इसको ध्यान से पढ़िएगा, वैसे भी यूपी का पेपर आने वाला है तो और ध्यान से पढ़िएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सभी प्रकार की कृषि योग्य भूमि क्या है, आवासीय भूमि क्या है या वाणिज्यिक भूमि क्या है, उसके लिए जारी किया जाएगा। और यूनिकोड की मदद से एक व्यक्ति एक क्लिक के साथ भूमि के बारे में विवरण जान सकेगा। यूनिकोड की मदद से व्यक्ति कंप्यूटर पर जाएगा, एक क्लिक करेगा, उसके बारे में भूमि का पूरा विवरण जान सकेगा। और इस प्रकार जो है यूनिकोड जो है विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त कर देगा, क्योंकि आजकल रजिस्ट्री भी बहुत नकली हो रही है। तो इसी यूनिकोड की मदद से क्या होगा, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्री को समाप्त कर देगा। और इसके लिए इस योजना को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है। और सभी राजस्व गांवों में भूखंडों के लिए यूनिकोड का मूल्यांकन शुरू हो गया है। लेकिन कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली में विवादित भूमि खंडों को चिन्हित करने का काम अभी भी राजस्व अदालतों के अधीन है। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि यूनिकोड जो होगा विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त कर देगा। और इसके लिए इस योजना को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है। और सभी राजस्व गांवों में भूखंडों के लिए यूनिकोड का मूल्यांकन शुरू हो गया है। लेकिन कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली में विवादित भूखंडों को चिन्हित करने का काम अभी भी राजस्व अदालतों के अधीन है। तो इसको भी ध्यान से आप पढ़िएगा। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं टॉपिक के बारे में। एफसीआई ने खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की सीमा निर्धारित की है। आजकल देख ही रहे हैं कि लोग का फैट बढ़ते जा रहा है। तो फैट जब बढ़ेगा तो समस्याएं तो आएंगी ही, क्योंकि बहुत अच्छी चीज तो है नहीं वो। तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। एफसीआई ने क्या कहा है, खाद्य पदार्थों में जो ट्रांस फैट की सीमा निर्धारित की है। और ट्रांस फैट की आखिर सीमा क्या है, क्या इसकी लिमिट है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे एफसीआई कहते हैं, द्वारा खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैट एसिड की सीमा निर्धारित करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है कि भैया उसकी एक लिमिट हो, उसकी सीमा हो, उसको निर्धारित किया जाए। और नियमों में संशोधन किया गया है। और यह निर्णय तेल और वसा के मानदंडों में संशोधन के एक सप्ताह बाद लिया गया है कि तेल की मात्रा क्या होनी चाहिए, वसा की मात्रा क्या होनी चाहिए, उनके क्या मानदंड होने चाहिए, उनमें संशोधनों के एक सप्ताह के बाद लिया गया है। मुख्य बिंदु पे बात कर लेते हैं कि नए नियमों के तहत खाद्य उत्पादों में जो खाद्य तेल और वसा शामिल होते हैं, उसमें औद्योगिक ट्रांस वसा की कुल मात्रा उत्पाद में मौजूदा कुल तेलों या वसा के 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज भारत में क्या है, लोग तेल ऑयली खाना कितना खाते हैं, पेट सबका निकल रहा है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लोग की बढ़ रही है, बीपी शुगर ये तो खराब बात हो गई है। तो इसलिए खान पान पे थोड़ा संयम तो रखना पड़ेगा। तो एफसीआई ने कहा है कि भैया ट्रांस फैट की जो सीमा है उसको निर्धारित किया जाए, वो क्या होनी चाहिए। और हर चीज तो मिलावटी, यहाँ तक तो लोग दूध ना छोड़ रहे हैं, बच्चों के जो पीने वाले दूध है, जमाखोरी इतनी ज्यादा हो गई है। तो नए नियमों के तहत जैसे मैंने कहा कि खाद्य उत्पादों में जो खाद्य जो है तेल और वसा शामिल होते हैं, और उसमें औद्योगिक ट्रांस वसा की कुल मात्रा उत्पाद में मौजूदा कुल तेल या वसा के 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यह विनियमन 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एफसीआई जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में देखिएगा। पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं कि एफसीआई ने दिसंबर 2020 में तेल और वसा के टीएफए की मात्रा को 3% तक सीमित कर दिया था, जिसे 2021 तक करने की आवश्यकता थी। और इसने 2022 तक 5% के वर्तमान स्तर से इसे 2% तक सीमित कर दिया था।
इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। पृष्ठभूमि, ट्रांस फैट क्या है इसके बारे में जानिए कि तरल वनस्पतीय तेलों में हाइड्रोजन को जोड़कर एक औद्योगिक प्रक्रिया में जो अम्ल बनाए जाते हैं उन्हें ट्रांस फैट कहा जाता है। और वसा में ट्रांस फैट को जोड़ने से खाद्य पदार्थों के जीवन में वृद्धि होती है। तो ये पृष्ठभूमि है कि एफसीआई ने दिसंबर 2020 में ही तेल और वसा के टीएफए की मात्रा को 3% तक सीमित कर दिया था, जिसे 2021 तक करने की आवश्यकता थी, और इसने 2022 तक 5% वर्तमान स्तर से 2% तक सीमित कर दिया था। जैसे मैंने कहा ट्रांस फैट क्या है, तो ट्रांस फैट जो है तरल वनस्पतीय तेलों में हाइड्रोजन को जोड़कर एक औद्योगिक प्रक्रिया में जो अम्ल बनाए जाते हैं उन्हें ट्रांस फैट कहा जाता है। वसा के बारे में बात किया जाए तो वसा में ट्रांस फैट को जोड़ने से खाद्य पदार्थों के जीवन में वृद्धि होती है। तो इसको भी ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। वे मिलावट के रूप में देखिए यहाँ पे ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पढ़िए आप। वे मिलावट के रूप में अत्यधिक उपयोग किए जाते हैं क्योंकि वे बहुत अधिक सस्ते होते हैं और ट्रांस फैट बेक्ड, ब्राइट, फ्राइड, प्रोसेस्ड फूड में मौजूद होते हैं। और खाइए चाउमीन आप लोग। यह मिलावटी घी में भी मौजूदा होते हैं जो कमरे के तापमान पर ठोस हो जाता है, और इस तरह के वसा का सबसे हानिकारक रूप माना जाता है क्योंकि वे धमनियों की अवरुद्ध करते हैं। जो धमनियां होती हैं जो धड़कती रहती हैं उनको अवरुद्ध करते हैं, और इसके सेवन से उच्च रक्तचाप, यानी से क्या करते हैं, उसे बीपी बढ़ गया लोगों का, हाँ, दिल का दौरा और कई अन्य हृदय रोग हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को परहेज कीजिए, बहुत अच्छी चीज नहीं है। वैसे भी त्योहार फेस्टिवल आप लोग का चल रहा है युवाओं का, तो बेटा वो जो है उस पर कंट्रोल करो, ये बहुत अच्छी चीजें नहीं है। तो जो है इन चीजों को अवॉइड करो जितना हो सके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको देखिएगा कि यह मिलावटी घी में भी मौजूद होता है जो कमरे के तापमान पर ठोस हो जाता है, और इस तरह के जैसे मैंने कहा कि वसा का सबसे हानिकारक रूप माना जाता है इसे, क्योंकि वे धमनियों को अवरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं, और इसके सेवन से उक्त रक्तचाप, दिल का दौरा और कई हृदय रोग हो सकते हैं। तो ये सब देखिएगा। और बोलिए ट्रांस फैट पर डब्ल्यूएचओ का डेटा क्या कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे डब्ल्यूएचओ कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ने सिफारिश की है कि औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड के सेवन के परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर हर साल लगभग 5.4 लाख मौतें होती है। ऐसा डब्ल्यूएचओ के द्वारा कहा गया है कि औद्योगिक रूप से उत्पादित जो भी ट्रांस फैटी एसिड होते हैं उनके जो सेवन लोग करते हैं, उनके सेवन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ग्लोबल लेवल पर हर साल कम से कम 5.4 लाख मौतें जो है वो हो जाती है। और डब्ल्यूएचओ का जो उद्देश्य है कि 2023 तक खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करना है, कि भैया 23 तक कम से कम हम जो खाद्य आपूर्ति कर रहे हैं उस आपूर्ति से औद्योगिक रूप से जो उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड होता है उस एसिड को खत्म किया जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और देखिए एफसीआई के बारे में हम थोड़ा बता दें। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण किसे कहते हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है, आखिर परीक्षा में क्यों इतना ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा इसके बारे में देखिए। चलिए यह एक क्या है, स्वायत्त निकाय है। ये क्या है, एक स्वायत्त निकाय है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कौन है मंत्री जी, कमेंट करके नाम बताइए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कौन किसके पास है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है कोई ना कोई मंत्री जी चला रहे होंगे, उनका नाम क्या है, कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट करो सभी के सभी। कौन है मंत्री जी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री जी कौन है। तो यह क्या है, एक स्वायत्त निकाय है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है, और यह जो है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित किया गया था। किस एक्ट के थ्रू बेटा,
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित किया गया था। यह खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है और इसकी अध्यक्षता जो है एक गैर कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यानी कि जो इसकी अध्यक्षता की जाती है वह एक गैर कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जाती है। चेयरपर्सन की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और वर्तमान में रीता तेवतिया जो है एफसीआई की अध्यक्ष हैं और वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है अरुण सिंघल साहब है। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़िएगा कि चेयरपर्सन की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और वर्तमान में रीता तेवतिया जो है एफसीआई की अध्यक्ष हैं और वर्तमान मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं वो अरुण सिंघल जी हैं। तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एफसीआई क्या है? यह एक स्वायत्त निकाय है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित भी किया गया था। यह खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण तक सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसकी अध्यक्षता एक गैर कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जाती है। चेयरपर्सन की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और वर्तमान में जो है रीता तेवतिया जो है एफसीआई की अध्यक्ष है और वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है अरुण सिंघल साहब है। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछता भी है, तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। मत्स्य क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मत्स्य पीसी कल्चर, क्या होता है? पीसी कल्चर होता है कि सेमी कल्चर होता है? मत्स्य क्षेत्र के बाद में देखिए मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है और क्या होता है? हाथ लगाओ जल जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी, यही होता है। हाथ निकालो, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, यही सब बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो थोड़ा मत्स्य क्षेत्र के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि गोवा में 400 करोड़ का निवेश किया जाएगा। गोवा जो इतनी खूबसूरत जगह है, लोग अब तो खैर वैलेंटाइन डे का समय चल रहा है तो गोवा वैसे ही बड़ी बिजी शेड्यूल लोग जा रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मत्स्य मंत्री जिनका नाम है गिरिराज सिंह जी, बेगूसराय से लोकसभा सांसद हैं और बड़े पहुंचे व्यक्ति हैं ये मंत्री जी। खैर आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय मत्स्य मंत्री जिनका नाम है गिरिराज सिंह जी ने 7 फरवरी 2021 को घोषणा की कि गोवा को भारत का मत्स्य हब बनाने के लिए गोवा में 400 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कि गोवा जो है वो भारत का मत्स्य हब बनाया जाएगा और उसके लिए गोवा में 400 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तटीय राज्य गोवा में पूरे भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन की क्षमता है। ये जो गोवा राज्य है, जो तटीय राज्य है, उस गोवा में पूरे भारत में सबसे अधिक जो मछली जो है उसमें उत्पादन की क्षमता है। और जैसे कमिटमेंट किया है हमारे मंत्री जी ने कि भैया मत्स्य हब बनाने के लिए गोवा में 400 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और यह जो तटीय राज्य है गोवा में पूरे भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन की क्षमता है। गोवा भारत का मत्स्य हब भी बन सकता है, यानी कि गोवा जो हो भारत का मत्स्य हब भी बन सकता है। आप मुझे गोवा के पहले सीएम का नाम बताइए, क्योंकि गोवा के जो पूर्व सीएम थे जिनका नाम था, देश के पूर्व रक्षा मंत्री भी थे जिनका नाम था, कमेंट करके आप बताइए क्या नाम था उनका। जो आईआईटी से पढ़ाई किए थे, पूर्व जो सीएम थे गोवा के, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो तटीय राज्य गोवा है पूरे भारत में और इसमें वर्तमान में सीएम कौन है, क्योंकि पेपर में आजकल ये भी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पूरे भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन की क्षमता है और गोवा भारत का मत्स्य हब भी बन सकता है और केंद्र ने हाल ही में गोवा के मत्स्य क्षेत्र में 400 करोड़ रुपए का निवेश पर विचार किया है, क्योंकि मंत्री जी को ऐसा लगता है, गिरिराज सिंह जी को, कि 7 जैसे घोषणा भी किया है 7 फरवरी को कि गोवा को भारत का मत्स्य हब बनाने के लिए गोवा में 400 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और पूरे भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन की यहाँ पर क्षमता है इस तटीय राज्य में गोवा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए गोवा के बारे में। निवेश की राशि जो होगी बेसिकली केंद्र सरकार और राज्य मत्स्य बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से जुटाई गई है, यानी कि केंद्र सरकार भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि केंद्र में मंत्री जी बैठे हैं गिरिराज सिंह जी, और राज्य मत्स्य बोर्ड द्वारा भी संयुक्त रूप से जुटाई जाएगी और केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 47 करोड़ रुपए पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं और इस राशि का उपयोग जो होगा मत्स्य उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए किया जाएगा, यानी कि फिर उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और योजना के बारे में देखिए कि योजना के अनुसार मछुआरों के लिए उनके गांव के पास नाव को अंकर करने के लिए 30 फीस लैंडिंग जेटी बनाए जाएंगे। तो ये भी बड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि केंद्र सरकार का कितना है, राज्य सरकार का कितना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। योजना के बारे में और देखिए, सड़कों का निर्माण करके जेटी को भी मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा और गोवा में पहले से ही 9 लैंडिंग जेटी है जो मछली पकड़ने और पर्यटन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। आपको पता है कि टूरिज्म भी वहां पे बहुत बड़ा बिजनेस है,
टूरिज्म उद्योग गोवा, वैसे भी इतना बिजी शेड्यूल लोग जा रहे होंगे वहां पर। अन्य घटनाक्रम देख लीजिए कि गोवा स्थित CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशनोग्राफी ने खुलासा किया है कि गोवा में 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है केज कल्चर के उपयोगी हो सकता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो वहां पर जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने खुलासा किया है कि गोवा में 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है केज कल्चर के उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए, मछली जल की जो रानी है उसको जल में ही रहने दीजिए। केज कल्चर एक एक्वा कल्चर उत्पादन प्रणाली है जिसमें मछलियों को फ्लोटिंग नेट पेन में रखा जाता है और 72 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 30 लाख पिंजरे लगाए जा सकते हैं और इन पिंजरों की स्थापना मछली पकड़ने के क्षेत्र में सुरक्षित समुद्री खेती को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी और यह गोवा में बेस्ट मछली प्रसंस्करण इकाइयों को आवश्यक सहायता भी प्रदान करेगा। ये भी ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और देखिए, इसके अलावा केंद्र सरकार गोवा के सभी 70 मछली पकड़ने वाले गांवों के लिए सागर मित्र भी नियुक्त करेगी और सागर मित्र मछुआरों को सरकार से संवाद में करने में मदद करेगा। इसको ध्यान से पकड़िएगा कि इसके अलावा जो है केंद्र सरकार गोवा के सभी 70 मछली पकड़ने वाले गांवों के लिए सागर मित्र भी नियुक्त करेगी और सागर मित्र जो है मछुआरों को सरकार से संवाद करने में मदद करेगा। भारत में मत्स्य उद्योग के बारे में देखिए कि भारत में यह उद्योग 145 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। कितने मिलियन लोगों को देता है? 145 मिलियन लोगों को बेसिकली ये रोजगार देता है। सोचो, रोजगार का कितना बड़ा साधन है। और देश जो है जलीय कृषि में दूसरे स्थान पर है जबकि मत्स्य उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। ये भी पेपर में कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मत्स्य पालन में किस स्थान पर है। और भारत के कुल जीडीपी में मत्स्य पालन क्षेत्र के हिस्सा जो है 1.07% है। और मजे की बात है कि मत्स्य उत्पादन में यह तीसरे स्थान पर है और भारत के कुल जीडीपी में मत्स्य पालन क्षेत्र की मात्रा 1.07% है। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और देखिए, पीएम मोदी करेंगे विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन। तो थोड़ा सा ये भी देख ही लेते हैं कि आखिर क्या है ये विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021, इसके बारे में क्या बात करना है। तो चलिए बात करते हैं। पीएम मोदी जी करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का जो आयोजन होगा वो रीडिफाइंड आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल थीम के तहत किया जाएगा। किसके थीम के तहत किया जाएगा? सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल थीम के तहत किया जाएगा। यानी कि ये जो शिखर सम्मेलन होगा वो रीडिफाइनिंग फॉर आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल थीम के तहत किया जाएगा। मुख्य बिंदु देख लीजिए कि यह वर्ष शिखर सम्मेलन के 20वें संस्करण को चिन्हित करेगा और यह 10 से 12 फरवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा। यानी कि ये जो शिखर सम्मेलन जो होगा, जो विश्व सतत शिखर सम्मेलन जो है 2021 का, इसको 10 से लेकर 12 फरवरी के बीच आयोजित हो चुका है। अब तो फिलहाल 12 फरवरी तो आज है ही आपका। और भी देखिए, यह शिखर सम्मेलन ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी द्वारा आयोजित किया जाएगा। टेरी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टेरी द्वारा आयोजित किया जाएगा और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने के लिए सरकारों को, शिक्षाविदों को, व्यापारिक नेताओं को, जलवायु वैज्ञानिकों को, सिविल सोसाइटी को और युवाओं को एक साथ लाने के उद्देश्य से किया जाएगा। इसका जो आयोजन किया जा रहा है जो टेरी के द्वारा किया जा रहा है, और टेरी मतलब आपका ऊर्जा और संसाधन संस्थान। इस शिखर सम्मेलन में जलवायुविद, परिपत्र अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और उद्योग संक्रमण, अनुकूलन और लचीलापन, प्राकृतिक आधारित समाधान, स्वच्छ महासागरों में वायु प्रदूषण इत्यादि विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और देखिए, इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख भागीदार जो होंगे नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। इतने लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन है। तो इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख भागीदार नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। और इस शिखर सम्मेलन में मालदीव के पीपल्स मजलिस के अध्यक्ष जो है मोहम्मद नाशीद साहब हैं, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे साहब हैं, संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव अमीर जे मोहम्मद साहब हैं, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होंगे जो टेरी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021। यहां तक पढ़िए, कोई डाउट हो बताइए आप लोग, कोई भी डाउट हो तो।
कोई डाउट हो जल्दी बताइए आप सभी के सभी। तो इस शिखर सम्मेलन में मालदीव के पीपल्स मजलिस के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद नशीद साहब, पापुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री है जेम्स मारेपे साहब, संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव जो है अमीन जे मोहम्मद, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और केंद्रीय वन और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर साहब, ये सभी लोग इस शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। 2021 का शिखर सम्मेलन है, टेरी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और भी देखिए विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, थोड़ा इसके बारे में जान लें कि क्या है ये। यह वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है जो ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी द्वारा आयोजित किया जाता है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वैश्विक समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। यानी कि जो इसका शिखर सम्मेलन है, इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया जाएगा वो वैश्विक समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाएगा। यह मानवता के भविष्य के मुद्दों का मुकाबला करने के लिए रचनात्मक कार्रवाई के लिए प्रयास शुरू करने के लिए एक मंच पर विभिन्न हितधारकों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया जाता है सतत विकास लक्ष्यों और पेरिस समझौते के अनुसार किया जाता है। इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और दिल्ली में सतत विकास शिखर सम्मेलन ऊर्जा और संसाधन प्रतिवर्ष 2001 से ही दिल्ली में किया जा भी रहा है। इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखिए दिल्ली में विकास शिखर सम्मेलन, देखिए ऊर्जा और संसाधन संस्थान प्रतिवर्ष 2001 से दिल्ली में सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो सतत विकास के पहलुओं को कवर करने वाले ज्ञान के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता भी है। तो 2001 से ही हो रहा है बेसिकली, ठीक है, 2001 से। और इंटरनेशनल ये प्लेटफॉर्म है जो सतत विकास के पहलुओं को कवर करने की वाले ज्ञान के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता भी है। ये ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, इसको पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को इससे मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए तो चलिए आज का यहीं पे खत्म करते हैं क्लास। ये टेलीग्राम का लिंक है, अनअकैडमी प्रिंजेसर के नाम से टेलीग्राम का लिंक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे भी टेलीग्राम का लिंक दिया होता है, उससे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा भी सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। ठीक है, क्लास को यहीं पर आप करते हैं, आराम से पढ़िए इसको।